नाम का एक रईस किसान रहता था। उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और बहुत ही नेक इंसान था। और उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू और कंजूस औरत थी। साथ ही साथ वो अपने आस पड़ोस के गांव में लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिया करती थी। सुनो कांता, भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोस दो। हाँ, वैसे बनाया क्या है आज? बैंगन का भरता बनाए। थोड़ी देर रुकिए, 10 मिनट में खाना निकाल कर लाती हूँ। क्या कहा? आज भी तुमने बैंगन का भरता बनाया? पिछले 4 दिनों से तुम यही सब्जी बना रही हो, पता है? कभी कोई और सब्जी, दाल, सांभर कुछ तो बना सकती हो ना। बैंगन खाकर ऊब चुका हूँ। हाँ तो क्या करूँ? घर में उगे हुए इन बैंगनों को सड़क पर फेंक तो नहीं सकती ना। इसे कोई खरीद भी तो नहीं सकता है। हर किसी के घर पे सब्जियाँ उगी है। हमें किस चीज की कमी है जो घर की सब्जियों को बेचना पड़ रहा है? बाहर से कोई सब्जी खरीद कर तुम घर पे लाकर अच्छे से बना सकती हो ना। ना घर पर दाल बनती है और ना कभी तुम मुर्गी बनाती हो। इतना कमाने के बाद भी कभी ढंग का खाना नहीं खा पाते। तुम्हारी कंजूसी के चलते तुमने अपना पेट तो काट ही रखा है और साथ में हमें भी घसीट रही हो। क्या दुनिया से जाते वक्त सब साथ लेकर जाओगी? कितने बिजी हो तुम? खाना खाने के लिए बैठ जाओ तो तभी दुनिया भर के काम याद आएंगे। हमेशा खाने के टाइम पर ही किटपिट करते रहते हो तुम। और क्या मैंने कभी मुर्गी नहीं पकाई? महीने में एक बार मुर्गी तो बनाती हूँ। हमसे अच्छा तो खाना हमारे यहाँ काम करने वाले मजदूरों के घर पर हमेशा बनता है, पता है? हमारे पास इतनी जायदाद है फिर भी खाना ढंग का नहीं मिलता। 2 ही तो बेटे हैं हमारे, उनकी भी शादी कर दी हमने। अब हमें किसकी जरूरत है? हाँ हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे। मेरी बचत की आदत से आपकी जायदाद दुगनी हुई है। कांता भाभी, ओ कांता भाभी। रुको, कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? मैं अभी आती हूँ देखकर। हाँ जाओ जाओ। और कौन होगा? कोई ब्याज पर पैसे लेने आया होगा। ना जाने हमारे पास किस चीज की कमी रह गई है जो तुम ब्याज पर पैसे जोड़कर और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहती हो। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ सुभाष भाई? कुछ काम था आपको? दरअसल भाभी, मुझे 10 रुपए उधार चाहिए थे, इसलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, 10 रुपए क्या ऐसे ही आ जाते हैं? कहाँ से लाऊंगी मैं 10 रुपए? अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है? ये लो भाभी, मैं तांबे का लोटा लाया हूँ। छी, ये तो वही लोटा है जो तुम सुबह सुबह खेत में लेकर जाते हो। इसे गिरवी रखोगे तो क्या ले जाओगे? चलो ठीक है, लाओ ये रखो तुम 9 रुपए और 1 रुपए ब्याज काट कर दे रही हूँ। वैसे बताओ, असल कब दोगी? मैं 2 हफ्तों में लौटा दूंगा भाभी, और अगर ना लौटा पाया तो आप इसे अपने पास रख लेना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। बड़ा आया गिरवी वाला, 2 हफ्ते में पैसे देकर ले जाना। इसके बाद कांता वो लोटा लेकर घर के अंदर चली गई और उसे अलमारी के अंदर रख दी, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोटे, घड़े, ग्लास रखे हुए थे। क्या हुआ? लगता है वो फिर से सुभाष बेवड़ा आया था। कौन सी चीज गिरवी रख के गया है? रखी होगी कोई चीज, इससे आपको क्या लेना देना? आपको भूख लगी है ना? बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। वैसे तुम क्या करोगी? इन सभी गद्दों और लोटों को इतने सारे अलमारी में तो रख रखे हैं, बताओ ना, इतने सारों का क्या करोगी? इस तरह बड़बड़ाते हुए सूर्या ने भोजन किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए आंगन में चला आया। कांता जी, कांता जी। क्या हुआ बेटा, कैसे आना हुआ? क्या बात है, बताओ। क्या बताऊं कांता जी, मेरे पति किसी काम से शहर गए हुए हैं और उन्हें जाकर 1 महीना हो चुका है। कहते हैं कि उन्हें 1 और महीना लगने वाला है अभी वापस आने में। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं। अगर आप मुझे बस 50 रुपए उधार दे देते तो मैं अपने घर जाकर कुछ अनाज लेती आऊंगी। जैसे ही मेरे पति लौट आए, ब्याज सहित आपको वापस कर दूंगी। दया करके मुझे पैसे दे दो। 50 क्या, 100 रुपए लेकर जा, मुझे क्या है। वैसे ये बताओ, गिरवी रखने के लिए क्या लाई हो? बिना गिरवी के पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं कांता जी, गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी सोना था वो पहले ही रख चुकी हूँ। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। जाओ यहाँ से तुम। कांता जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे पति के वापस आते ही मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी, दया कीजिए। ऐसे गाँव वालों की मजबूरी सुनकर मैं अगर पैसे देती रही तो भीख मांगना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। इस तरह सीता के कई बार विनती करने पर भी कांता ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। वो बेचारी सीधी साधी निराश होकर चली गई। बेटा सीता, तुमने 50 रुपए मांगे थे ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। साहब जी, क्या आपको भाभी जी ने ये पैसे देने को कहा है? नहीं बेटा, तुम्हारा दर्द देखकर ही दे रहा हूँ मैं ये पैसे। तुम्हें इसका ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पति जब आ जाए तब तुम लौटा देना। जाते जाते रास्ते से कुछ अनाज लेके जाना।
और बच्चों को बनाकर खिला देना। साहब जी, आप कितने अच्छे हो। मैं अभी यही सोचते हुए जा रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। आपने भगवान की तरह आकर मेरी मदद की है साहब। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। जब सूर्या उसे पैसे देकर लौट रहा था तो बड़ी बहू ने उसे देख लिया। तो बेटा तुमने सब कुछ देख लिया, अब क्या करूं? कुछ नहीं, तुम्हारे सासू माँ के किए पापों को धोने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बेचारी सीता के 2 छोटे बच्चे हैं, उन भूखे बच्चों को अगर कुछ पैसे दे देती तो क्या बिगड़ जाता। पापा जी, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ और सासू माँ पैसे छिपा कर रखती है और आप दान में देते हो। फिक्र मत कीजिए, मैं ये बात सासू माँ को नहीं बताऊंगी। बेटा तुम बहुत समझदार हो। खैर छोड़ो, रईस बहू रानी कहाँ है? आज तुमने उनके लिए क्या बनाया है? जो सासू माँ ने बनाया है वो उसे पसंद नहीं है। आज मैंने करेला फ्राई बनाया है पापा जी, वही आराम से बैठकर खा रही हूँ। कम से कम वो अपनी झूठी थाली तो धोती, या वो भी तुम करती हो? मैं ही धोती हूँ पापा जी, अब क्या करूँ? अगर सासू माँ ने उन्हें बर्तन धोते हुए देख लिया तो मुझे ताना जरूर मारेंगी। इससे तो अच्छा है मैं ही सारे काम कर लूँ, सारे बर्तन धुल लूँ। क्या कहूँ बेटा, पैसों से जितना उसे मोह है उतना इंसानों से नहीं है। उसके मुंह लगने के डर से ही तो मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहता हूँ। बड़ी बहू लक्ष्मी उनसे बात करके जब घर के अंदर जा रही थी तभी उसने देखा छोटी बहू लवीना अपनी जूठी थाली धो रही है। अरे अरे, तुम क्यों काम कर रही हो बेटा? तुम जूठी थाली क्यों धो रही हो? और वो लक्ष्मी कहाँ गई? अरे लक्ष्मी कहाँ गई? हाँ, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि छोटी बहू से काम मत करवाया कर। मम्मी जी, मैंने उससे कहा था कि खाने के बाद, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और खुद ही काम करने लगी। मम्मी जी, आप दीदी को क्यों डांट रही हो? अगर मैंने अपनी जूठी थाली धो ही ली तो इसमें क्या गलत है, बताइए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तो कितने रईस हैं। तुम्हारे घर पर तो काम करने के लिए नौकर होते हैं। क्या तुमने कभी घर पे काम किया? अगर तुम्हारे पिताजी को इस बारे में पता चल जाए तो क्या सोचेंगे? इस बड़ी से तुम्हारी क्या बराबरी? ये तुम्हारी तरह दहेज लेकर थोड़ी आई है। मेरे भोले भाले बेटे को अपने प्रेम के जाल में फंसा कर आई है। इसने बिना दहेजी मेरे बेटे से शादी कर ली है। घर का काम करना इसका फर्ज है। अच्छा मेरी बात सुनो लवीना, तुम जाओ, मैं काम कर लूंगी। सासू माँ आप भी जाइए। देख नाटक कितना अच्छा करती है। अगर अगली बार इसे काम करते हुए देखा ना तो देख लेना मैं क्या हाल करूंगी तेरा। तो इस तरह घर के सारे काम घर की बड़ी बहू लक्ष्मी ही करती थी और छोटी बहू लवीना अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, इसलिए वो सासू माँ की चहेती थी और आराम से रहती थी। लक्ष्मी, मैंने सुना आज फिर से माँ तुम पर चिल्लाई। अगर तुम उसकी बात मान लो तो ये सब मुझे पता नहीं होगा। मैं चाहे जो भी कर लूँ आपकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं दहेज में पैसे लेकर नहीं आई ना। मैं कुछ भी पूछूं तुम पैसों की बात बीच में लाती हो। खैर तुम जानो। और दिनों बाद यूं बीच रात में कांता इस दुनिया से चल बसी। उसे अपने साथ ले जाने के लिए खुद यमदूत आए। जब यमराज नीचे आए तो कांता ने उन्हें देखकर कहा कि ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर से बाहर चले जाओ। शांत हो जाओ, आज के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। तुम्हारा जाना तो तय है, मैं यहाँ से तुम्हें ले जाने ही आया हूँ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम दिखने में इतने भयानक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? कांता, अब तुम ये सारी बातें छोड़ दो। अगर तुम तैयार हो तो हम चले। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम मर चुकी हो कांता। मैं यमराज का भट्ट हूँ, तुम्हें अपने साथ नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मैं मर चुकी हूँ? मैं तो कल रात आराम से सो रही थी। रात में बैंगन की सब्जी से खाना खाया है। ऐसे कैसे मर सकती हूँ मैं? ये कैसे हो सकता है? इसी को विधि का विधान कहते हैं। अब तुम्हारा धरती पर समय खत्म हो गया है, चलो चलते हैं यहाँ से। हाय, मैंने बहुत सारा धन छिपा के रखा है और साथ ही साथ गांव में बहुत से लोगों को ब्याज भी दिए हैं और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को नहीं है। मैं अपने घर वालों को सब पता कराती हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अब तुम इनसे चाहे जो भी कह लो, ना तो ये तुम्हें सुन पाएंगे और ना ही तुम्हें देख पाएंगे। तुम हमारे साथ चलने के लिए इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। मुझे बस एक दिन का समय दे दीजिए, मैं यहाँ का सारा काम निपटा कर आऊंगी। बस एक दिन। तुम एक दिन की क्या बात कर रही हो? तुम यहाँ पर 11 दिनों तक रहकर देख लो, कुछ भी हो रहा है उसे तुम देख सकती हो। उसके बाद तुम खुद ही हमसे कहोगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो आज से तुम्हारे पास पूरे 11 दिन है। तुम जब भी यहाँ से जाने के लिए कहोगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी बात तुमको समझ तो आई ना? ओहो, ये बहुत अच्छी बात है। आपने मुझे 11 दिन का समय दिया है, इतना काफी है। जब अगले दिन सुबह हुई तो उसका पति सूर्या वहाँ आया और उसने देखा। अरे
आज क्या हो गया? सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी तक कांता उठी ही नहीं। ए कांता, कांता उठ जाओ। कांता क्या हुआ? क्या हुआ है कांता? उठ जाओ। अरे उठो, 5 बज चुके हैं। अरे उठ जाओ, आखिर कर क्या रही हो? अब कहाँ की कांता, वो तो कल रात ही मर गई। अब ना तो ब्याज लेगी ना असल। अब मैं उठने वाली नहीं हूँ। सबको मेरी मौत की खबर दे आओ। अरे इतना उठाने पर भी नहीं उठ रही है, इसे हो क्या गया है? इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। अरे राजन, छोटे, जल्दी आओ। देखो बेटा, तुम्हारी माँ कोई हलचल नहीं कर रही है। इसे क्या हो गया? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर छोटा बेटा जाता है और डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आता है और कांता की जांच करता है। कांता जी तो अब नहीं रही, इन्हें गुजरे हुए अभी 2 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद जल्द ही पूरे गांव को इस बात का पता चलता है। सभी गांव वाले उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। कांता के परिवार वाले काफी दुखी थे। अरे कल तक तो कांता भाभी बिल्कुल ठीक ही थी। मैंने इन्हें राजू की दुकान पर देखा था, वहाँ पर कुछ बहस कर रही थी। और क्या ही होगा, कांता ने उसे ब्याज पर पैसे दिए होंगे, उसने समय पर उसे नहीं लौटाए होंगे, इसलिए उससे बहस कर लिएगी। और क्या हो सकता है फिर? और तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोग यहाँ कांता के लिए आए हैं? नहीं, सूर्या जी के लिए आए हैं। वैसे तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? कल परसों ही कह रहा था कि कांता मर जाती तो अच्छा होता, ब्याज के पैसे तो नहीं भरना पड़ते। अब खामखा तू यहाँ उसकी मौत का मातम मना रहा है। मुझे कांता के मरने का दुख बिल्कुल भी नहीं है। हो गई, अच्छा ही हुआ। कम से कम उसके जाने से गांव से एक बला तो टली। देख लिया ना कांता, तुम्हारे जाने की खबर सुनकर कितने सारे लोग यहाँ आए हैं, पर कोई भी दुखी नहीं।